ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है, कैसे आप लोग होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग एनपीओ का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन या एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आज के क्लास आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज का क्लास तुम्हें समझ में आएगा। तो बेटा, और हम लोग देरी नहीं करेंगे, तो फटाफट इलस्ट्रेशन 5 पढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन 5 फटाफट रीड करो। तो ठीक है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। तो 2008 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रहा है। देखो एनपीओ, अब बोलेंगे सर किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एनपीओ चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो सुनो बेटा, एनपीओ में आपको 3 कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। कैटेगरी नंबर 1, they will provide you information. Category number 1, they will provide you information, and from the information you have to prepare receipt payment and payment account, income and expenditure account. It means from raw data. You have to prepare receipt and payment account and income and expenditure account. This is my category 1. My category 2, a receipt and payment account will be given, and from receipt and payment account we have to prepare income and expenditure account. This is my category 2. My category number 3 is income and expenditure account will be given, and from the income and expenditure account you have to prepare receipt and payment account. इसका मतलब इंफॉर्मेशन से रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ये कैटेगरी 1 होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, ये हमारे लिए 2 कैटेगरी होता है। तो 3 प्रकार का कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और सब में बैलेंस शीट आपको फ्री में मिलेगा। इसका मतलब बैलेंस शीट पूछा जाएगा। इंस्टीट्यूट बोलेगा कि बैलेंस शीट चलो फ्री में मुझे दे दो। तो ठीक है, चलो अभी फटाफट एक बार क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 रीड करो। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिसंबर 2008। तो 31 दिसंबर 2008 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने दे दिया। बोला कि रिसीट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग का कैश है 2000, ओपनिंग का बैंक है 10,000, तो कुल मिला के 12,000। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिला इस साल 5,300, लेकिन 2008 के लिए मिला 5,000, 2007 के लिए मिला 200 एंड 2009 के लिए मिला 100। आई थिंक सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से पता है। तो ठीक है, चलो फिर बोला इंटरेस्ट फ्रॉम 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि परचेज हुआ था इन पास्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% 2000 टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को आप सेल किए 1000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद डोनेशन रिसीव्ड, फिर कंस्ट्रक्शन डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कैंटीन कलेक्शन। ठीक है, सेक्रेटरी रेम्युनरेशन, पेमेंट साइड देखो, सेक्रेटरी रेम्युनरेशन, salary to staff, canteen expenses, newspaper magazine, construction of a building, by balance carried down 800, 2000, 2800। तो ठीक है, बोला कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है। बोला कि with additional information given you will prepare the income and expenditure account for the year ended 31st December 2008 and balance sheet as on that date। इसका मतलब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वो दे दिया, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दिया। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लेकर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ठीक है, तो एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्विकली रीड करो। बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000, क्लोजिंग में पता नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी टू स्टाफ आउटस्टैंडिंग, कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड, फर्नीचर construction expenses outstanding, subscription due for the year of 2008 was 5,500, the book value of furniture sold 3,000, depreciation provide करना है 10% on original, 10% on net balance। तो ठीक है, तो चलो
क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में ज्यादा खास बात कुछ नहीं है समझाने के लिए, तो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलो आप बोलेंगे सर हम कहाँ शुरू करेंगे? देखो बेटा, पहले हमको क्या करना है, छोटा छोटा अकाउंट्स बनाना है, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। तो ठीक है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, फिर फर्नीचर क्लोजिंग में कितना होगा मिसिंग है। तो इसीलिए हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप चाहे पहले वर्किंग बनाओ या बाद में सॉल्यूशन बनाओ, या पहले सॉल्यूशन बनाओ बाद में वर्किंग बनाओगे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं ना, पहले वर्किंग बनाऊंगा फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो ठीक है, चलो मेरा वर्किंग शुरू हो गया यहीं से। पहले मैं बनाता हूं फर्नीचर अकाउंट, तो मेरे साथ साथ लिखो फर्नीचर अकाउंट्स। ठीक है, जगह तो बहुत कम है मेरे पास, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक एक लाइन में दो दो अकाउंट बनाने के लिए। तो लेकिन आप ऐसे मत करो, इसको ऐसे बात करो। तो ये रहा मेरा फर्नीचर अकाउंट, छोटा सा अकाउंट है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। बोलो फर्नीचर का ओपनिंग में बैलेंस कितना था? आप बोलेंगे सर फर्नीचर का ओपनिंग में बैलेंस था टू बैलेंस ऑफ ब्रॉट डाउन 10,000। कैसे कैसे मतलब? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 10,000, ये वाला फिगर। ठीक है, चलो फर्नीचर के लिए क्या बोला? बोला डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर फर्नीचर कुछ सेल भी हुआ है, तो फर्नीचर कितना में सेल हुआ? फर्नीचर कितना में सेल हुआ? बोलो फर्नीचर कितना में सेल हुआ? सर फर्नीचर सेल हुआ, सेल प्रोसीड 1000। फर्नीचर का जो सेल हुआ सेल प्रोसीड 1000। तो ठीक है, तो फर्नीचर के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1000, फिर टू फर्नीचर, बोलो कितना का बुक वैल्यू? बुक वैल्यू कितना? फर्नीचर जो सोल्ड हुआ उसका बुक वैल्यू कितना? आप बोलेंगे सर 3000, इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 2000। ये रहा आपका फर्नीचर सेल हुआ उसका जर्नल एंट्री, ये रहा आपका फर्नीचर सेल हुआ उसका जर्नल एंट्री। तो बोलो इसको अकाउंट में पुट करो। बाय बैंक कितने? आप बोलेंगे 1000। बाय लॉस कितना? सर 2000। ठीक है, फिर बोला कि डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना होगा 10% ऑन क्लोजिंग नेट बैलेंस। 10% ऑन क्लोजिंग नेट बैलेंस। बेटा 10,000 का ओपनिंग बैलेंस था, अब जो सेल हो गया उसके लिए 3000 माइनस हो जाएगा। बेटा 10,000 ओरिजिनल बैलेंस था, अब जो सेल हो रहा है कितना का सेल हुआ फर्नीचर? 3000 का। तो उसका बैलेंस माइनस करने के बाद हमको मिल रहा है कि हमारे पास फिर भी है 7,000। तो ठीक है, तो 7,000 का डिप्रिसिएशन 10%, इसका मतलब 700। तो बोलो बाय डिप्रिसिएशन कितना आएगा? आप बोलेंगे सर बाय डिप्रिसिएशन 700 आएगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बाय बैलेंस कैरी डाउन 6300 हो जाएगा। बेटा मेरा फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट या खत्म हो गया, मेरा फर्नीचर अकाउंट खत्म हो गया। आप बोलेंगे सर अब क्या करना है आपको? देखो बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुनो, मैं अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये आपके लिए एक
मतलब इंटरमीडिएट का लेवल में या सीपीटी या फाउंडेशन का लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे को एक चीज नया नया लगता है। तो ठीक है बेटा, ये कुछ नया टर्म नहीं है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन होगा। तो एक बार इसको अच्छे से दिमाग में सेट करो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत यूज होगा। तो ठीक है, अब बोलो इनकम कितना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बोलो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना। आप बोलेंगे सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000। चेक करो, चेक करो, ये जो दे रहा है आपके सामने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना 2000। ठीक है, चलो बोलो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो रिसिप्ट, बेटा इनकम रिसिप्ट है, लेकिन इनकम का कोई ना तो आउटस्टैंडिंग है ना तो प्रीपेड है। चेक करो ना, इन्वेस्टमेंट का कोई इनकम आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है क्या? नहीं। तो इधर जो इंटरेस्ट तुम लोगे ना, वो आउटस्टैंडिंग ड्यू एडजस्ट करने के बाद, ओनली रिसिप्ट नहीं। इसीलिए मैंने लिखा इनकम रिसिप्ट, नॉट आई एम नॉट राइटिंग इनकम रिसिप्ट, बट आई हैव रिटन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब एक्चुअल बेसिस में आपका कितना इनकम हो रहा है, एक्चुअल बेसिस में आपका कितना इनकम हो रहा है, तो उसको ले लेना। तो ठीक है, बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ उसका परसेंटेज कितना, ये देखो इंटरेस्ट फ्रॉम 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या बोला? इंटरेस्ट फ्रॉम 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ठीक है, चलो इसका मतलब कहां चले गए तुम, अरे कहां चला जा रहे। तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहा 5%। बोलो अगर 100 रुपया आपको आप इन्वेस्ट करोगे, 100 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 5 रुपया इनकम मिलेगा। अगर 5 रुपया इनकम मिलेगा तो आपको 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर 2000 इनकम मिलेगा तो कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बेटा लिखो, ये जो आएगा ये आएगा फेस वैल्यू। क्या मिलेगा? फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप बोलेंगे सर फेस वैल्यू क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखो, इनकम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आता है। इनकम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आता है। क्या तुम्हें पता है ना, टाटा लिमिटेड शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, लेकिन बाजार में वो बेच रहा है 1200 या 1300 रुपया में। तो एक शेयर का दो वैल्यू मिलता है, या एक सिक्योरिटी का दो वैल्यू मिलता है। एक तो होता है मार्केट वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वही वैल्यू होता है जिसके ऊपर आपको इनकम मिलेगा, लेकिन मार्केट वैल्यू वही वैल्यू होता है जितना अमाउंट दे के आपको परचेज करना पड़ेगा। तो अब बोलो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला बनेगा इनकम डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? इनकम डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बोलो इनकम कितना 5000 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? आप बोलेंगे सर 5%, यानी इसका फेस वैल्यू हो जाएगा, यानी इसका फेस वैल्यू हो जाएगा कितना? ओ माय गॉड, इनकम तो 5000 नहीं है, इनकम कितना 2000। तो 2000 डिवाइड बाई 5%, आप बोलेंगे सर 40,000। ठीक है, ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू मिल गया 40,000, इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू मिल गया 40,000। अब चलो फिर बोला परचेज इन द पास्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%। बेटा ये डिस्काउंट का मतलब समझो, मैंने बोला कि फेस वैल्यू 100 रुपया, तो 1% डिस्काउंट में खरीदोगे
तो आपको 99 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोला कि 100 रुपया होता है ओरिजिनल कॉस्ट या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है 100 रुपया, आपको 1% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 99। तो ठीक है बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट आप 1% डिस्काउंट में परचेज किए थे इस साल या पास्ट में, आप बोलेंगे सर पास्ट में, इसका मतलब वो हमारा एसेट हो जाता है, वो हमारा एसेट हो जाता है। और आपको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट को आपको कॉस्ट में लिखना पड़ेगा। तो बोलो 40,000 का इन्वेस्टमेंट क्या आपके लिए कॉस्ट 40,000 होगा? आप बोलेंगे नो सर, कॉस्ट कितना होगा? बोलो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 40,000 इंटू 99%। आप बोलेंगे सर 99% क्यों? क्योंकि 1% का 1% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ना, तो इसीलिए आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 99% पेमेंट करना पड़ेगा। ये आ रहा है कितना? 39,600। इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 39,600। तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट्स मुझे बनाना पड़ेगा। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप क्लियरली लिखना। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? क्वेश्चन देख के मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना। तो मुझे तो बार बार क्वेश्चन के पास जाना होगा। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000। ठीक है, चलो 1000 बाय ओपनिंग एडवांस कितना? आप बोलेंगे सर ओपनिंग का एडवांस 200। चलो 200। ठीक है, बाय बैंक सब्सक्रिप्शन से आपको कितना रिसीव हो रहा है? आप बोलेंगे सर सब्सक्रिप्शन से हमको रिसीव हो रहा है 5300। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे दिया कितना? 5300। बाय बैंक 5300। ठीक है, जरा इसको देखना, पॉइंट नंबर जी को, जरा इसको देखो पॉइंट नंबर जी को। जी ने क्या बोला? सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2008 वाज 5500। इसका मतलब 2008 का सब्सक्रिप्शन इनकम होता है 5500। तो सब्सक्रिप्शन इनकम कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जाएगा। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5500। ठीक है, अब चलो बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू क्लोजिंग एडवांस। तो ठीक है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग एडवांस, इस दोनों से अगर एक पता चल जाएगा तो और एक हमें बैलेंस फिगर मिल जाएगा। तो देखो क्या कौन सा आइटम दिया हुआ है? क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है 100 रुपया। क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है 100 रुपया।
अब देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या आ रहा है सर, 1000 प्लस 5500 प्लस 100 माइनस 200 माइनस 5300। सर आउटस्टैंडिंग आ रहा है 1100। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। बोलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, ठीक है? हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन। बेटा डोनेशन का पॉइंट को एक बार रीड करो, डोनेशन का पॉइंट को एक बार रीड करो। आप बोलेंगे सर डोनेशन कहाँ, डोनेशन तुम कहाँ चले गए हो? ये देखो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब आप जो डोनेशन रिसीव किए ना वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। क्या बेटा ये जनरल डोनेशन में आएगा या स्पेसिफिक डोनेशन में आएगा? बेटा बोलता है कि सर ये जनरल में आएगा। बेटा तुम झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, ऐसे गलती मत करो। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अगर डोनेशन कुछ स्पेसिफिक काम के लिए मिलता है तो उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन बोलेंगे। तो तुम आज कैसे बोल दिए कि ये तुम्हारा जनरल डोनेशन? बेटा इधर डोनेशन स्पेसिफिक काम के लिए मिल रहा है। आप बोलेंगे सर वो कौन सा स्पेसिफिक काम के लिए मिल रहा है? बेटा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिल रहा है। आप वो डोनेशन लेके कुछ बिल्डिंग के सिवा कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, स्पेसिफिक डोनेशन। तो चलो लिखो, हियर डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, here donation received for building construction is specific donation and hence to be capitalized, to be capitalized। ओके, आप बोलेंगे सर और कौन सा वर्किंग हमें चाहिए? बेटा और कुछ वर्किंग मुझे नहीं चाहिए, सारे का सारे वर्किंग आई थिंक बना दिया। अब मुझे बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट। आप ऐसे मत लिखो कि ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको लिखना है बैलेंस शीट आज ऑन डेट दे देना। तो मैंने लिख लिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट, तो चलो बड़े बड़े लोगों का छोटे छोटे गलती होता रहता है, तो ठीक है। तो लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटे ओपनिंग में क्या था एसेट, ओपनिंग में क्या था लायबिलिटी, सारे ढूंढ के लाओ मेरे पास। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब बोले सर रियली सच में 5 मिनट का टाइम देंगे? बेटा 5 मिनट ऐसे मैंने बोल दिया, इसका मतलब है नहीं कि 5 मिनट का टाइम मैं दे दूंगा, तो ठीक है। मैंने तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तुम ओपनिंग में जितना भी एसेट था, जितना भी लायबिलिटी था, तो सारे के सारे एसेट, सारे के सारे लायबिलिटी मुझे ढूंढ के दे, ठीक है? हाँ सर, क्वेश्चन तो दिखाए, क्वेश्चन बेटा तुम्हारे पास होगा ना, तो क्वेश्चन के पास और मैं नहीं जा सकता हूं। बेटा कैश इन हैंड था 2000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तो ये जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसमें व्हाट्सएप करो। तो अगर कॉल मत करना, ये जो 8260839219 इस नंबर में व्हाट्सएप करो, तो ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, कंडीशन रहता है कि तुम डीएस वर्चुअल, आपको या पहले तो खुद को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर 5 या 10 दोस्त को भी सजेस्ट करना कि डीएस वर्चुअल को आपको इंस्टॉल करो। अगर तुम डीएस वर्चुअल आप इंस्टॉल करोगे और दोस्त को सजेस्ट करोगे तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा। अगर तुम डीएस वर्चुअल का आप इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें बहुत क्लासेस फ्री में मिलेगा, तो ठीक है। बहुत क्लासेस जो कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लासेस फ्री में मिल जाए,
जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास देखने के लिए तो आप लगातार डीएस वर्चुअल को विजिट करते रहिए। तो ठीक है, चलो कैश एट बैंक था 10,000, तो ठीक है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड, बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है 1000, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बेटा मैंने बोला था, आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंसेस होता है, सर लायबिलिटी होता है। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ तो लायबिलिटी होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन एनपीओ का एक इनकम होता है, वो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रह जाएगा तो इनकम रिसीवेबल के हिसाब से वो एसेट बन जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था आपका कितना 1000। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पास इन्वेस्टमेंट था कितने का 39,600। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास फर्नीचर था कितना 10,000। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप बोलेंगे सर, मैं बोलूंगा हाँ हाँ हम लाइबिलिटी के साइड हम बताएंगे। बेटा बताओ लाइबिलिटी का साइड। आज मैंने रुक गया, खुद को मैंने रोक लिया, खुद को मैंने रोका। बोलो लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा बेटा, बोलो। अब सर हम थोड़ी ना बोल पाएंगे, हम मजाक कर रहे थे कि हम बोलेंगे, आप बोलिए ना। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूं। बेटा देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस था 200 रुपया, तो ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ स्टाफ कितना 2000 रुपया, तो बस और कुछ नहीं। तो आपका जो बैलेंस फिगर हो जाएगा वो कैपिटल फंड मिल जाएगा, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या बेटे तुम बोल सकते हो जे बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर हम बोलेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए ना। 2000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 39,600 प्लस 10,000 माइनस 200 माइनस 2000। सर ले लीजिए, ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 61,400। बेटा ठीक है 61,400। आज तुम कमाल कर दिए। तो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे दे दिया, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देता हूं। अब लिखो सर कलर चेंज कर दीजिए, क्योंकि वही कलर कंटिन्यू हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार चेंज करने का आदत है हमारा। हाँ ठीक है, चलो बच्चे स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे और मैं वो काम नहीं करूंगा, वैसा टीचर मैं नहीं हूं। मैं हर बार स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से चलता हूं। अगर आप डिमांड करेंगे कि सर कोर्स फीस फ्री करवा दीजिए, तो मैं भी कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार डिमांड करके तो देखो। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर 2008 शायद, अगर इतना में हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं होगा तो हम देखेंगे बाद में। बोलो बाय सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितना आया था? आप बोलेंगे सर सब्सक्रिप्शन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आया था 5,500। बेटा आपके पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, खुद देख लेना। तो ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये इनकम साइड होता है, ये एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम को देखो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम को ढूंढोगे, इसका मतलब आपको अटैक करना पड़ेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड। मैंने बोला अटैक करना पड़ेगा, इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा रिसिप्ट साइड को लेके यहाँ पे कॉपी करो, नहीं। रिसिप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू भी होता है, कैपिटल होता है,
तो रेवेन्यू को सिर्फ लेना, तो फिर उसके साथ भी आपको एडजस्ट कर लेना, कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, एडजस्ट सॉरी प्रीपेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी एडजस्ट करके ले लेना। तो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद आपका इंटरेस्ट इनकम होता है, बाय इंटरेस्ट इनकम। बेटा इंटरेस्ट इनकम तो 2000 ना, कुछ एडवांस आउटस्टैंडिंग ये सब नहीं था, तो ठीक है। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेल हुआ था कितना 500, तो ठीक है। और क्या है देखो, टू सैलरी टू स्टाफ। बेटा सैलरी टू स्टाफ में पेमेंट कितना हुआ है? आप बोले सर पेमेंट 5000 हुआ है। बोलो क्लोजिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? आप बोले हाँ सर क्लोजिंग में तो आउटस्टैंडिंग है 1000 का, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा, तो सैलरी का खर्चा हो जाएगा 4000, ठीक है। टू सेक्रेटरी रेम्युनरेशन, टू सेक्रेटरी रेम्युनरेशन, सेक्रेटरी रेम्युनरेशन 5000। टू न्यूज़पेपर, बोलो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कितना 1000। टू लॉस, हाँ लॉस हुआ था, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर में आपको 2000 का लॉस हुआ था, तो लॉस इधर आएगा ना, तो फर्नीचर में आपका 2000 का लॉस हुआ था, तो ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन चेक करो, कैंटीन का कुछ डाटा है, चेक करो कैंटीन का कुछ डाटा है। आप बोले सर कैंटीन, देखो कैंटीन का एक्सपेंस प्रीपेड है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। और कैंटीन का इधर कुछ डाटा नहीं है, रिसीट में आया कि कैंटीन से कलेक्शन हुआ, फिर पेमेंट में आया कि कैंटीन का एक्सपेंसेस, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे कैंटीन के लिए। मैंने आपको कल बताया था ना, बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा कैंटीन के लिए, तो लिखो रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट। आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो कोई नहीं, कुछ नहीं, तो बाय सेल, बोलो कैंटीन से आपको सेल कितना हुआ, कैंटीन से आपको सेल कितना हो रहा है? आप बोलेंगे सर कैंटीन से सेल हो रहा है, कैंटीन कलेक्शन 10000 का, खर्चा भी कितना देख लो एक बार 12000 का, तो कैंटीन का सेल हो रहा है 10000। तो कैंटीन एक्सपेंसेस बोलो, पेमेंट कितना हुआ 12000, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करो, पेमेंट हुआ 12000, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करो। देखो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, सर आउटस्टैंडिंग नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं, प्रीपेड है, तो ठीक है बेटा। प्रीपेड अगर होगा तो क्लोजिंग प्रीपेड लेस होगा, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा, पेमेंट के साथ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, पेमेंट के साथ क्लोजिंग ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा, क्लोजिंग प्रीपेड लेस होगा। मैं इधर लिख रहा हूं पेमेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इस इक्वेशन को कॉपी मारो। अगर तुम्हें एक्चुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेशन करना है तो यही फॉर्मूला तुम लगाओगे, पेमेंट प्लस
पेमेंट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो 12,000 तो प्लस करना पड़ेगा ओपनिंग प्रीपेड। बोलो ओपनिंग प्रीपेड कितना था 1000 माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग प्रीपेड तो कितना 500 तो इसके लिए 12,500 आपका लॉस तो हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 2500। बेटा मेरा रेस्टोरेंट ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। ये जो लॉस वो पीएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जाके डेबिट हो जाएगा। तो अब लिखो टू लॉस ऑन रेस्टोरेंट 2500 टू लॉस ऑन रेस्टोरेंट 2500। और एक चीज है टू डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आया था 700। ठीक है, तो आपको लॉस आ रहा है मतलब डेफिसिट आ रहा है तो बाय डेफिसिट। डेफिसिट कितना का आ रहा है 7200। खुद कैलकुलेशन करो और चेक करो। डेफिसिट आ रहा है 7200। खुद कैलकुलेशन करो चेक करो, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना है। खुद कैलकुलेशन करके लिखो। ओके हो गया। हाँ सर, चलो नेक्स्ट लिखो। बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2008 में। ठीक है, चलो एक तरफ से लिखो एसेट, एक तरफ से लिखो लायबिलिटी।
बोलो एसेट, पहले एसेट बोलो। क्लोजिंग का कैश इन हैंड कितना 800, क्लोजिंग में कैश एट बैंक कितना सर 2000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में सर 1100, याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाए थे, हाँ सर याद है। कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड सर कितना 500, ठीक है। 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर 39,600। फर्नीचर 6300। बेटा एक चीज देखो, ओपनिंग में कुछ बिल्डिंग नहीं था लेकिन डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी हुआ, इसका मतलब बिल्डिंग 15,000 का हो गया। पेमेंट साइड में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, रिसीट साइड में बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, डोनेशन तो सीधा कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग में बिल्डिंग नहीं था। मैं तो ये बात को मान रहा हूं, लेकिन ईयर एंड में क्या बिल्डिंग रहेगा या नहीं रहेगा? आप बोलेंगे सर ईयर एंड में बिल्डिंग रहेगा, क्योंकि इस साल में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसके लिए पेमेंट हुआ है 15,000 रुपया। बेटा खाली पेमेंट 15,000 रुपया हुआ बोल देने से नहीं होगा, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको देखो। बिल्डिंग का जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अच्छा, ये जो आप बोलेंगे सर ये क्या चीज, पॉइंट नंबर एफ में क्या बोला, पॉइंट नंबर एफ में क्या बोला, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, उसका अमाउंट कुछ नहीं है बेटा। इसका जो अमाउंट है ना, इसको एक बार 2000 लिखो, ये मिसिंग है। ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसको 2000 लिखो, वो मिसिंग है, बस और कुछ नहीं। तो अब बोलो कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट कितना हुआ? आप बोलेंगे सर पेमेंट तो 15,000 हो गया, लेकिन क्या आपका बिल्डिंग 15,000 का बना है अभी या 15,000 से ज्यादा? आप बोलेंगे सर 15,000 से ज्यादा, क्यों? क्योंकि अभी भी 2000 का बिल्डिंग हो चुका है लेकिन जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब बिल्डिंग आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में, आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग आ जाएगा। बोलो बिल्डिंग कितना? आप बोलेंगे सर 15,000 लॉस 2,000 इज इक्वल टू 17,000, ठीक है बेटा। लायबिलिटी साइड को आओ, बोलो ओपनिंग कैपिटल फंड, बोलो ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था? आप बोलेंगे सर 61,400 माइनस करो डेफिसिटी, माइनस करो डेफिसिटी। आप बोलेंगे सर डेफिसिट तो 7200, ठीक है माइनस करो। माइनस करने के बाद 61,400 से 7200 माइनस करो, 61,400 माइनस 7200 सर 54,200, 54,200, ठीक है। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, एक कैपिटल हो जाएगा सेपरेटली। कितना का डोनेशन सर 10,000 का, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 10,000 का, तो ठीक है। लायबिलिटी ढूंढो,
सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में एडवांस है 100, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ठीक है। फॉर बिल्डिंग का कितना खर्चा बाकी है 2000। कैंटीन का शायद कुछ खर्चा बाकी था, नहीं कैंटीन नहीं, सैलरी स्टाफ, सैलरी ऑफ स्टाफ बाकी था कितना 1000। अब बैलेंस शीट को टोटल लिंक करो, 800 प्लस 2000 प्लस 1100 प्लस 500 प्लस 39600 प्लस 6300 प्लस 17000। एसेट साइड हो रहा है 67300। लायबिलिटी देखो 54200 से लेना प्लस 10000 प्लस 100 प्लस 2000 प्लस 1000 67300। बस यही था आपका इलस्ट्रेशन 5 और खत्म हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। फटाफट इलस्ट्रेशन 6 रीड करो, खुद रीड करो। Smith Library Society shows the following position as on 31st March 2007। बोला कि 31st मार्च 2007 में हमारा पोजीशन यही था। हम लोग के पास कैपिटल फंड था 793,000, एक्सपेंसेस पेबल था 7,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एसेट में था 1,50,000, फर्नीचर में भी था 50,000, फिर उसके बाद बुक्स था 4 लाख, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट 1,50,000 था, कैश एट बैंक था, कैश इन हैंड था। तो ठीक है, अब क्या बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यही बोल रहा है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से क्या रिसिप्ट क्या पेमेंट हुआ जरा एक बार देखो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बैंक का था 25,000, कैश का था 25,000, एंट्रेंस फी रिसीव हुआ 30,000, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2 लाख, सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर 1,500, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000, लेक्चर हॉल आप भाड़े देके 20,000 कलेक्शन किए, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए पेमेंट हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस आप पेमेंट किए 7,200, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000, टेलीफोन चार्जेस 5,000, फिर उसके बाद बुक परचेज हुआ 60,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड हो गया, रेंट पेमेंट हुआ 88, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, सैलरी, बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला, you are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and a balance sheet as at 31st March 2018 after making the following adjustment. Membership including 10,000 received in advance, provide for outstanding rent 4,000 and salary 3,000, books to be depreciated at 10% including additional electrical fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate, 75% of entrance fees to be capitalized, interest on security is to be calculated at the rate of 5% per annum including purchase made on 1st 1/10/2007 for rupees 40,000। बेटा और एक बार इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो क्योंकि मैं इतना
फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा। आप अगर बोलोगे सर हर आइटम को समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूं। अगर नया आइटम इसमें कुछ आएगा तो मैं इसको समझाऊंगा, नहीं तो रिपीट वाला आइटम को मैंने ऐसे लिखूंगा कि तुम पकड़ भी नहीं पाओगे अगर रिवीजन करके नहीं आए हो। तो खुद क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। मैं सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ना खत्म हो जाना चाहिए। हो गया क्वेश्चन पढ़े आपका? यस और नो? यस सर। चलो इसमें हम कुछ वर्किंग नहीं करेंगे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन जगह बहुत दिया हुआ है। सीधा लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर जरूरत होगा तो वर्किंग में वहीं पे दे दूंगा क्वेश्चन में आंसर में। तो इधर एक्सपेंडिचर लिखो, यहाँ इनकम। पहले हम इनकम लिखेंगे तो ठीक है। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड को देखना, क्योंकि इनकम के वक्त रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड को देखना है। बोलो बाय एंट्रेंस फी, क्या बोला? एंट्रेंस फी का 75% कैपिटलाइज होगा, इसका मतलब 25% तो रेवेन्यू होगा ना, तो 25% इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आएगा। तो कितना? 30,000 आप रिसीव किए, इसका 25%, तो 30,000 इंटू 25%, 7,500, ठीक। बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बोलो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख। फिर बोला एडवांस 10,000, तो इनकम कितना होगा?
2 लाख रिसीव किए हो, आप रिसीव किए हो 2 लाख, जिसमें एडवांस 10,000, तो आपका इनकम माना जाएगा 90,000, 1,90,000। तो ठीक है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो गया। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर कुछ सेल हुआ है, कितना का? 1500 रुपया। ये हमारे लिए नया आइटम। अगर आप लेक्चर हॉल को भाड़े पे देके कुछ भाड़े कलेक्शन करते हो तो वो आपका इनकम हो जाता है, वो आपका इनकम हो जाता है। तो कोई बोलो लेक्चर हॉल को भाड़े पे देके कितना भाड़ा आप कलेक्शन किए? 20,000। बड़ा अगर कुछ एडजस्टमेंट होगा तो जरूर कर लेना, लेकिन इधर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम जाएंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पास, तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। चलो उस लाइन को एक बार रीड करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला। बेटा देखो, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीव हुआ कितना? 8,000। आप बोलेंगे सर हम 8,000 को इनकम मानेंगे, बेटा नहीं, इनकम होगा ड्यू बेसिस पे। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो भी उसको इनकम माना जाएगा। तो इसीलिए हमको अगर कुछ आइटम इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम अज्यूम करेंगे और कुछ नहीं है तो हम ले सकते हैं कि हाँ 8,000 इनकम, लेकिन हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये जो बोला पॉइंट नंबर भी, उसको एक बार रीड करो। बोला कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर annum including purchase made on 1/10/2007 for 30,000। बेटा देखो, आपके पास ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट कितना था? 1,50,000। ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट देखो कितना? 1,50,000। ठीक है, चलो फिर आप परचेज किए कितना? 40। आप इन्वेस्टमेंट परचेज कितना किए? 40। वही 40 को एडिशनली बोल रहा है, वही 40,000 को इधर वो बोल रहा है कि वो 40,000 परचेज हुआ 1/10/2007 में। बेटा जो इन्वेस्टमेंट शुरू से है उसके ऊपर आपको 12 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। जो 1/10 में इन्वेस्टमेंट हुआ उसके ऊपर 10, 12, 10, 11, 12 3 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा ये क्या? हाँ 31 मार्च, इसका मतलब 10, 11, 12 जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ओपनिंग में आपके पास जितना सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से, और जो एडिशनल परचेज हुआ उसके ऊपर कितना मिलेगा? 6 महीना का मिलेगा। तो बोलो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ओपनिंग में कितना था? 1,50,000 था, इंटू 5% इंटू 12/12 प्लस एडिशन कितना हुआ? 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। बोलो इंटरेस्ट का इनकम कितना होगा? आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट इनकम होगा 8,500। ठीक है बेटा, 8,500 का आपका 8,500 आपका इंटरेस्ट का इनकम, ठीक है। लेकिन आप रिसीव किए हो कितना? आप रिसीव किए 8,000। इसका मतलब अभी भी कुछ इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन आप रिसीव नहीं किए, इसका मतलब वो इनकम रिसीवेबल के हिसाब से एसेट हो जाएगा। चलो इंटरेस्ट हो गया, आप एक्सपेंडिचर के साइड को आओ। बोलो
टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, $7,200, ठीक है। टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000। फिर देखो एक्सपेंडिचर क्या है, टेलीफोन चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस कितना 5,000। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, बोलो डेप्रिसिएशन 4 lakhs into 10% प्लस 60,000 into 10%। समझने के लिए कोशिश करो कितना आ रहा है, जरा एक बार देखो तो। डेप्रिसिएशन ऑफ बुक्स 46,000। आप बोलेंगे सर ये क्यों? देखो बुक्स 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा इंक्लूडिंग एडिशन, बुक्स के ऊपर 10% हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा इंक्लूडिंग एडिशन। तो देखो ओपनिंग में बुक्स कितना था 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 10%, फिर बुक्स परचेज कितना हुआ 60,000, बुक्स परचेज कितना हुआ 60,000, तो 60,000 के ऊपर 10%। चलो फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देखो डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर आल्सो टू बी डेप्रिसिएटेड एट सेम रेट है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना था 1,50,000, तो 1,50,000 के ऊपर 10% 15,000। फर्नीचर कितना था 50,000, 50,000 के ऊपर 10% 5,000। तो सीधा लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 15,000। तो डेप्रिसिएशन हो गया। रेंट के पास चलो, चलो रेंट के पास। हाँ सर चलो बोलो, और रेंट पेमेंट कितना हुआ 88,000। तो ठीक है रेंट का पेमेंट हुआ 88,000। फिर उसके बाद क्या बोला, इधर देखो प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, तो पेमेंट 88, आउटस्टैंडिंग 4,000। तो इसका मतलब टू रेंट 88 तो पेमेंट हुआ प्लस 4,000 आउटस्टैंडिंग, तो खर्चा कितना बनेगा 92,000। फिर उसके बाद टू सैलरी, सैलरी 66 तो पेमेंट हुआ लेकिन आउटस्टैंडिंग है 3,000, तो खर्चा कितना बनेगा 69,000। अब देखो क्या सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। आप बोलेंगे सर डेफिसिट आ रहा है, बाय डेफिसिट। डेफिसिट कितना आ रहा है 16,700। खुद कैलकुलेशन करो और लिखो डेफिसिट आ रहा है 16,700। आपको खुद को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा। खुद कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेशन करके आगे चलो। अब लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आज एट 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 में बैलेंस शीट आपको लिखना पड़ेगा। 31 मार्च 2008 में। तो ठीक है
हम लाइबिलिटी के साइड से जा रहे हैं। बोलो, ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में है, तो 7,93,000 उसमें ऐड करो एंट्रेंस फी कैपिटलाइज 30,000 का 75%, 22,500 उसमें फिर माइनस करो डेफिसिट, उसमें फिर माइनस करो डेफिसिट, कितना डेफिसिट? 16,700। जो रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल फंड। बोलो क्लोजिंग कैपिटल फंड क्या आ रहा है? 7,93,000 प्लस 22,500 माइनस 16,700, 7,98,800। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट था आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। तो ठीक है, अब एसेट के साइड आसो। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 1,50,000 था, जिसमें 15,000 का माइनस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, तो कितना बचेगा? 135 बचेगा। ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर कितना था? 50 था, जिसके लिए डिप्रिसिएशन 5,000 चला जाएगा, और कितना बचेगा? 45,000। बुक्स, बुक्स 4 लाख था, जिसमें परचेज होकर ऐड हुआ 60, डिप्रिसिएशन चला गया 46, तो 4,60,000 माइनस 46, ये आ रहा है 4,14,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका 4 लाख था, नहीं 1,50,000 था, एडिशन हुआ या परचेज हुआ 40,000, तो ये हो जाएगा 1,90,000। ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट 500 का, अक्रूड इंटरेस्ट मैंने बोला था ना, टोटल इंटरेस्ट 8,500, लेकिन आपका रिसीव हुआ था 8,000, इसका मतलब 500 अभी भी रिसीवेबल है। तो ठीक है। कैश एट बैंक क्लोजिंग में आपका है 20,000, कैश इन हैंड कैश इन हैंड आपका 11,300। अब बैलेंस शीट का टोटल लिंक करो। 8,15,800, 8,15,800 खुद बैलेंसिंग का टोटलिंग करो। और ये था हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6। शायद मेरा इलस्ट्रेशन 6 खत्म हो गया। ठीक है, आज के लिए
इतना और नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लासेस 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देने के लिए, क्योंकि जो बच्चे इस क्लास को मोबाइल एप्लीकेशन में देख रहे हो, ये भी मेरा आपका एडवाइस यही है कि एक वीडियो को एक बार ओपन करो, तो ठीक है, वीडियो ओपन होने के बाद मोबाइल को रोटेट कर दो, फिर अगर क्लास देख रहे हो तो उस क्लास को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो, नहीं तो वो जो अगर कंप्लीट नहीं करके क्लोज करोगे तो तुम्हारा 2 व्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो व्यू चल रहा था वो लॉस हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब ओपन करोगे वो भी लॉस्ट हो सकता है। ज्यादा बार मैंने भी देख रहा हूं कि लॉस हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको 2 या 3 व्यू तो मैक्सिमम दे सकता हूँ, 4-5 तो नहीं दे सकता हूँ। तो 4-5 व्यू में दे दूंगा अगर तुम डबल पेमेंट करोगे, तो ठीक है, 2 बार क्लास को बाय करो, 4 व्यू मिल जाएगा। तो ऐसे तो तुम नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा केयरफुली क्लास को देखो। फिर उसके बाद अगर क्लास करने के वक्त, मतलब जिस टाइम पे क्लास कंटिन्यू हो रहा है, तुम्हारा वीडियो रन प्ले हो रहा है, उस वक्त अगर मैसेज आ रहा है या व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, काइंडली उसको इग्नोर करो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो और आगे नहीं जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि नेट या एक बार वीडियो बीच में ब्रेक हुआ, वो आगे स्मूथली नहीं जाएगा, तो तुम्हारा व्यू लॉस हो जाएगा। तो हाँ, इनिशियली थोड़े दिन के लिए मैंने आपको कंसिडर किया, आप फोन करके बोल रहे हो कि सर हमारा व्यू लॉस हो गया और एक व्यू बढ़ा दीजिए, मैंने व्यू इंक्रीज कर देता हूँ या व्यू दे देता हूँ, लेकिन आगे मैं व्यू नहीं दूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा व्यू के लिए 500 चार्ज किया जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप व्यू डिमांड करोगे, एक्स्ट्रा व्यू, तो 500 चार्ज करना पड़ेगा पर क्लास। अगर 500 नहीं दोगे तो वो क्लास का व्यू मैं नहीं दूंगा आपको। तो इसीलिए मैं एक्चुअली क्या मनी ओरिएंटेड नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को मतलब लाइन को लाने के लिए मुझे मनी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। चलो तुम भी लाइन को आ जाओगे, मेरा भी कुछ इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगले क्लास आने से पहले तुम्हें इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10 खुद ट्राई करके ले आना। ठीक है, हो सकता है मैं 7, 8, 9, 10 का आंसर डिक्लेयर कर दूं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि तुमको भी कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।